नमस्कार। मेरे YouTube चैनल अमरिंदर पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन से समय के अभाव में कोई वीडियो नहीं बन पा रहा था। ये मेरा पर्सनल थोड़ा समय की दिक्कत थी। तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पे। हम लोग पढ़ के आ रहे थे, काफ़ी दिन हो गया। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सब्जेक्ट चल रहा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन जब हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। आंदोलन होने के बाद से बीच में अधिनियम वगैरह आए थे, वो संवैधानिक अधिनियम में पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं। बीच में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें गरम दल, नरम दल, जो दोनों कांग्रेस के दल थे, अलग अलग हुए थे। कांग्रेस संगठन के अंदर जो दो गुट बन गए थे, ये दोनों गुट इस अधिवेशन में एक जगह आए थे। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था। प्लस जो कांग्रेस के अलावा एक और संगठन बना था, जिसे हम मुस्लिम लीग कहते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के तुरंत अगले साल 1906 में हुई थी। तो ये भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आकर के किसी एक मुद्दे पर सहमति बना करके एक हुए। एक होने का मतलब ये है कि अलग अलग तो दल थे, लेकिन अपनी मांग को लेकर के, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग और मुस्लिम लीग की मांग, ये दोनों की मांग जो अंग्रेजों से थी, ये दोनों लोग को एक मत पे सहमत हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग की जो मांग थी, ये कांग्रेस वाले मान गए कि हाँ, आपकी ये मांग ठीक है। इनकी जो मांग थी, ये भी मान गए कि हाँ, आपकी मांग जो ठीक है चलेगी। तो इन दोनों में सहमति बन गया था। ये था, अब तक यहीं तक हम लोग पढ़े थे। मुस्लिम लीग और उन लोगों का जो अधिवेशन, तो ये था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन या फिर लखनऊ पैक्ट। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग का पढ़ेंगे कि होम रूल आंदोलन ये क्या है। एक तरीके से स्वदेशी आंदोलन की तरीके था। इसमें स्वशासन की मांग की गई कि शासन की जो भागीदारी है, शासन में हम लोगों का भी शासन होना चाहिए, हमारा अपना शासन होना चाहिए, हमारे देश में हमारा अपना शासन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर अब धीरे धीरे भारत के लोग जो सुधार की मांग, कानून में सुधार की मांग, या फिर जो भी चीज़ें दिक्कतें थी वो मांग की कर रहे थे अंग्रेजों से, वो धीरे धीरे अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्णतः स्वतंत्रता अभी नहीं थी। अब स्टार्ट हुआ था स्वदेशी से अब स्वशासन की ओर। स्वदेशी में हम अपने देश का हर चीज़ यूज करेंगे, और स्वशासन का मतलब ये हुआ कि होम रूल मतलब हमारे यहाँ का शासन हम खुद देखें, या जो शासन संचालन हो रहा है उसमें हमारी भागीदारी हो। ये चीज़ें रहती थी। तो जो होम रूल आंदोलन हुआ था, इसमें ये बाल गंगाधर तिलक और एक थी आयरिश महिला जो श्रीमती एनी बेसेंट, ये दो लोग मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाए थे। तो देखते हैं इनकी पृष्ठभूमि पहले कि नेशनल होम रूल आंदोलन की जो थी बैकग्राउंड जो क्या था, ये पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि में क्या आ जाएगा, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। होम रूल आंदोलन कौन स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, तो ये चीज़ है कि एक महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये कहाँ के थी? आयरलैंड के। आयरलैंड कहाँ है? यूरोप का एक देश है जो यूनाइटेड किंगडम का एक भाग हुआ है। यूनाइटेड किंगडम का एक भाग है, जो कि इस समझ लेना कि ये भी एक अंग्रेज का ही है हिस्सा, जिसे हम पूरे यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके बोलते हैं। तो ये वहीं की महिला थी।
वहाँ पे एक नेता थे जिनका नाम था यहीं के एक नेता थे जिनका नाम था रेडमंड। इन्हीं के नेतृत्व में वहीं पे होम रूल की स्थापना की थी। कौन? तो एनी बेसेंट। किन के नेतृत्व में? तो रेडमंड एक के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में, वहाँ के एक नेता थे, उन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने वहाँ पे एक जो कि जो रेडमंड थे वो भी एक आयरिश नेता थे और इन्हीं के नेतृत्व में वहीं पे एक होम रूल की स्थापना किया था। इसका मतलब हुआ कि श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरलैंड में ही होम रूल की स्थापना कर दी थी, यानी कि स्वशासन की स्थापना कर ली थी। लेकिन भारत में इनकी स्थापना हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना किया था इन्होंने दोनों लोग मिल करके। वो पॉइंट यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला है, वो आयरलैंड की निवासी हैं। वहाँ पे एक आयरलैंड में ही आयरलैंड का ही एक नेता है जिसके नेतृत्व में इन्होंने वहीं पे होम रूल की स्थापना किया था। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये दोनों लोग मिल करके भारत में होम रूल की स्थापना की। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये होम रूल की स्थापना का क्या उद्देश्य है, क्यों, आखिर इसका मतलब क्या हुआ। ये एक आंदोलन है, तो ये आंदोलन कैसा था? ये बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था कि इसमें बहुत ज़्यादा युद्ध हो या फिर बहुत ज़्यादा आंदोलन तरीके से क्रांतियाँ हों। एक शांतिपूर्वक एक आंदोलन था। इस आंदोलन का क्या उद्देश्य है, ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। क्या उद्देश्य है इसका? पहली बात तो ये भारत में स्वशासन की प्राप्ति। दूसरे नंबर पे ये जो श्रीमती एनी बेसेंट हैं, तो इनके, लेकिन ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी नहीं है। ध्यान है, ये विरोधी नहीं है। कौन? एनी बेसेंट। ये विरोधी भी नहीं है। ये चाहती हैं कि जो इंग्लैंड का जो शासन है, इंग्लैंड का जो साम्राज्य है, उसमें, उस साम्राज्य में ये भारत की जनता ज़्यादा उग्र न हो। ये इसके विरोधी भी नहीं है। प्लस जो ब्रिटेन का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में बाधा भी नहीं डालना चाहती हैं, क्योंकि उस समय ध्यान है एक चीज़ और है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम। प्रथम विश्व युद्ध ये 1914 से 1918 तक युद्ध चल रहा था और उसी युद्ध के दौरान यहाँ पे होम रूल मूवमेंट यहाँ पे चालू हो गया। तो ये इस युद्ध में जो इंग्लैंड है, ध्यान रहे, जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन का गुलाम औपनिवेशिक देश क्या है? भारत है। तो ब्रिटेन के तरफ से भारत का लड़ना जायज़ है। तो इस युद्ध में कोई बाधा उत्पन्न डालना भी नहीं था इनका, ये बाधा भी उत्पन्न नहीं डालती थी।
प्लस दूसरे नंबर पे जो भारत की जो जनता है, जनता ये सुस्त है, ये सुस्त है, तो ये सुस्तता से निकालना भी चाहती थी कि सुस्त न रहें, सुस्त न रहे, ये लोग कुछ करें। ठीक, तो इसमें 3 पॉइंट है। ये दूसरे की स्वशासन की प्राप्ति करना चाहता है, अपना शासन। श्रीमती एनी बेसेंट ब्रिटिश शासन के विरोधी भी नहीं थी, प्लस जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में भारत के लोग जो युद्ध में सहायता दे रहे हैं, इस युद्ध में बाधा भी नहीं डालना चाहती थी कि युद्ध हो, युद्ध में लोग जाएं। और भारत की जो जनता है ये स्वशासन प्राप्ति के लिए सुस्त न रहे, लड़ें, लेकिन शांतिपूर्वक स्वशासन की मांग करें। यानी कि भारत विरोधी भी नहीं थी तो आयरलैंड की, ये भारत के तरफ से चाहते थे कि भारत के लोग शांतिपूर्वक ये मांग करें, लेकिन हाँ बैठे नहीं, थोड़ा सा उग्रता की तरीके से, बहुत ज़्यादा उग्र ना हो, सुस्त भी न रहे, उग्र भी न रहे, यानी कि हिंसा नहीं चाहते थे। यानी कि इन लोग ये चाहते थे कि थोड़ा सा आंदोलन करें और ये अपनी मांग को रखें। क्या मांग? कि शासन प्रशासन में हम लोग की भागीदारी होनी चाहिए, हम लोग का अपना शासन होना चाहिए, जिसे स्वशासन बोला जाता। तो स्वशासन की मांग में, इसकी मांग में एनी बेसेंट की भूमिका थी, सुस्तता से निकालना भी चाहती थी। तो ये हमारा था उद्देश्य। तीसरे नंबर पर हमारा आंदोलन का प्रारंभ तथा इसकी प्रगति कैसे किया। ये आंदोलन का प्रारंभ और प्रगति कैसे किया। देखें, मार्च 1916 में तिलक ने महाराष्ट्र इसने लिखा है, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन किए थे? तिलक ने। कब किए थे? मार्च 1916 में। कहाँ पे किए थे? महाराष्ट्र में। क्या किए थे? कि होम रूल आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। इसके ठीक 6 महीने बाद लगभग 1 सितंबर 1916 को मद्रास में एनी बेसेंट, पहले यहाँ लिखा एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। आरंभ करना या फिर स्थापना करना एक ही मतलब हुआ। यानी कि जहाँ में जो तिलक ने आरंभ किया था, इसका केंद्र कहाँ था? पूना। ये पूना में महाराष्ट्र, इसका नाम क्या था? महाराष्ट्र होम रूल लीग, महाराष्ट्र होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग हुआ। जो एनी बेसेंट
एनी बेसेंट की जो दैनिक पत्रिका थी, इसका नाम था दैनिक पत्र न्यू इंडिया, और एक था साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ। और जो तिलक का जो दैनिक पत्र था, और मराठा। यहाँ पे तिलक और एनी बेसेंट का जो दैनिक पत्र है क्या नाम है, न्यू इंडिया, और साप्ताहिक पत्र का क्या नाम है, कॉमनवेल्थ। इन पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया जा रहा था, ये प्रसार किया जा रहा था। ये एक तरीके से प्रगति वाला, ये होम रूल लीग की प्रगति काम था। और जो तिलक का, ये एनी बेसेंट का हो गया, जो तिलक का जो दैनिक पत्र है, इसका केसरी और मराठा, इसके माध्यम से भी प्रसार किया जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आंदोलन का प्रारंभ और प्रगति। प्रारंभ कैसे हुआ, देखिए मार्च 1916 में तिलक ने महाराष्ट्र के पूना में इसका केंद्र बिंदु था, वहाँ पे होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। उसका क्या नाम था, महाराष्ट्र होम रूल लीग। दूसरे नंबर पे 1 सितंबर, 6 महीने बाद, यहाँ ध्यान रहे, 6 महीने बाद 1 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका क्या नाम था, अखिल भारतीय होम रूल लीग। फिर एनी बेसेंट के जो दैनिक पत्र है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इन दोनों के माध्यम से साप्ताहिक पत्र और दैनिक पत्र का प्रसार करना स्टार्ट किया। और ये तिलक की जो दैनिक पत्र है केसरी और मराठा, ये जो पत्र है इसके माध्यम से काम करना स्टार्ट किया, यानी कि लोगों को जगाना कि देखिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कैसा आंदोलन कर रहे हैं, तो होम रूल लीग के आंदोलन कर रहे हैं, अपना शासन का आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मिल करके शासन कर सकें। तो ये इस तरीके से आंदोलन हो रहा था। लेकिन इस आंदोलन में सरकार ने दमनपूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को दमनपूर्वक दबा दिया। कैसे, तो उसको हम पॉइंट वाइज एक अगले टॉपिक के माध्यम से पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। आंदोलन का दमन और प्रभाव, इस पॉइंट में देखेंगे कि तिलक और एनी बेसेंट के सभी क्रियाकलाप, जितने भी इन्होंने क्रियाकलाप कर रहे थे, सभी पे अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इनकी दोनों की जो मिल करके जो काम कर, प्रेस एक्ट, इस प्रेस एक्ट लागू कर दिया, जिसके माध्यम से प्रेस एक्ट को दमनपूर्वक लागू करना का मतलब क्या है कि कोई भी एक प्रेस एक्ट का, यानी कि जो प्रकाशित समाचार पत्र, दैनिक पत्र, जो साप्ताहिक पत्र जो छापे जाते हैं, उसका एक नियम था। तो उस नियम को क्या किया, इन्होंने लागू कर दिया। उस नियम के तहत क्या हुआ कि इन लोगों के जो दैनिक पत्र या साप्ताहिक पत्र छप रहे थे, उस पर प्रतिबंध लग गया था, ठीक ना। ये सरकार का अपना एक रूल था कि प्रेस एक्ट लागू कर देने से अंग्रेज सरकार के हिसाब से कोई भी चीज़ छापे जाएंगे, वरना उस तरीके से मनमानी कोई भी छाप करके किसी तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहे, हल्ला करना चाहे, तो उस तरीके से नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरे नंबर पे तिलक को क्या किया गया, तिलक को पंजाब और दिल्ली में, इन दोनों में प्रवेश पर रोक लगा दिया, प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि आप पंजाब में
और दिल्ली में नहीं जाएंगे। इन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। जैसे इस पर प्रतिबंध लगा उस पर इसको कहा कि आप लोग पंजाब और दिल्ली में नहीं जाएंगे। फिर एनी बेसेंट को क्या किया, एनी बेसेंट को क्या किया, नज़रबंद कर दिया। अंग्रेज सरकार ने नज़रबंद कर दिया। अब जब एनी बेसेंट को नज़रबंद कर दिया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो अभी तक इस आंदोलन में नहीं आए थे। जब मोहम्मद अली नज़रबंद हो गए एनी बेसेंट, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी इस आंदोलन में आ गए। 1917 में जब इस तरीके से आगे आ गए, मतलब इस आंदोलन में क्या हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हो गए। और शामिल होने के से जब तिलक को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश से प्रतिबंध लगा दिया गया और एनी बेसेंट को क्या किया गया, नज़रबंद कर दिया गया। ये नज़रबंद किया गया, लेकिन इनके 3 सहयोगियों से, अकेले नहीं, 3 सहयोगियों के साथ इनको नज़रबंद किया गया था एनी बेसेंट को। यानी कि एक एनी बेसेंट थी प्लस उनके 3 सहयोगियों को लेकर के तीनों यानी 4 लोगों को क्या किया, नज़रबंद कर दिया। जब नज़रबंद तो मोहम्मद अली जिन्ना भी इस आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए। और 1917 को मजबूरन एनी बेसेंट को सरकार को छोड़ना पड़ा था कि इसको नज़रबंद किया गया था। इनकी रिहाई की मांग होने लगी, बहुत ज़ोरों शोरों से मांग होने लगी कि एनी बेसेंट को छोड़ दीजिए, एनी बेसेंट को रिहाई कर दीजिए। तो मजबूरन में सरकार को एनी बेसेंट को छोड़ना पड़ा और 1917 में जाकर के छोड़ना पड़ा। तो इन्होंने जाकर के कांग्रेस का 1917 में जाकर के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें क्या किया, अध्यक्ष बनी। कौन, एनी बेसेंट ने अध्यक्ष बनी। इतना होने के बाद एक मॉन्टेग्यू लगभग 1917 में घोषणा की और इस घोषणा के तहत होम रूल आंदोलन स्थगित कर दिया गया। होम रूल आंदोलन को बंद कर दिया गया। घोषणा आंदोलन को इस तरीके से मॉन्टेस्क्यू की घोषणा हुई और 1917 में घोषणा हुई और 1917 में ही होम रूल आंदोलन को क्या किया गया, रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। इसी होम रूल आंदोलन, भारत में तो होम रूल आंदोलन चल रहा था, लेकिन अन्य जगह पे क्या क्या हो रहा था, अन्य जगह पे कुछ न कुछ हो रहा था। एक घटना हुई थी जिसे हम मेसोपोटामिया की घटना बोलते हैं। इस मेसोपोटामिया घटना को समझने के पहले हम लोग ये देखना पड़ेगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, इस प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट बने थे। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसमें 2 गुट बने, एक जो पराजित थे और एक विजेता। जो विजेता थे इनको मित्र देश बोला जाता था, मित्र राष्ट्र, और इनको धुरी राष्ट्र। ध्यान रहे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। यार मित्र राष्ट्र में USA, UK यानी कि इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान, इटली, ये सब शामिल थी। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और अफ्रीका के कुछ देश जो औपनिवेशिक थे, यानी कि ये मेन देश थे, लेकिन इनके पास इनके औपनिवेशिक देश थे। वैसे ये भी मुख्य देश थे, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे जो इन्हीं के साथ थे। जैसे UK है, UK का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अधीन हम क्या थे, भारत थे। तो भारत किसके साथ रहेगा, ब्रिटेन के साथ, है कि नहीं है, UK के साथ।
तो ये चीज़ अगर समझ में आ रहा है तो वही चीज़ यहाँ पे मेसोपोटामिया की होगा। यहाँ पे देश था टर्की। इस युद्ध में भारत के जो सैनिक ब्रिटेन की तरफ से जो युद्ध लड़ रहे थे, तो अब देखिए जो टर्की देश है ये मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था, यानी कि मित्र राष्ट्रों ने भी ये धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। ये ध्यान रहे, जो टर्की देश है वो धुरी राष्ट्रों के तरफ से लड़ रहा था। किनके विरुद्ध में? तो इनके विरुद्ध में। और भारत किसके तरफ लड़ रहा है? इसके तरफ से लड़ रहा है। किनके विरुद्ध? इनके विरुद्ध। तो भारत के जो सैनिक हैं, भारत के सैनिकों को सीधा डायरेक्ट टर्की में लगा दिया गया था युद्ध में। यहीं पे घटना हुई थी। इस युद्ध में बहुत सारे ऐसे घटना हुई थी। सैनिकों को सही तरीके से कोई इलाज वगैरह नहीं दिया जाता था, सैनिक मर जाते थे, वहीं पर वैसे छोड़ दिया जाता था। तो युद्ध तो चल रहा है, यहाँ भारत की सेना डायरेक्ट हो रही। इसका नेतृत्व ब्रिटेन नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के ही लोग कर रहे हैं। टर्की विरुद्ध भारत लड़ रहा है, लेकिन ब्रिटेन नेतृत्व नहीं कर रहा, बल्कि भारत खुद नेतृत्व कर रहा है। और 16 में, लगभग 1916 में जो युद्ध विभाग है, इस तमाम घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस युद्ध विभाग ने इसको जांच आयोग की स्थापना किया गया। इस जांच आयोग का जो रिपोर्ट आया, इसमें पहली बार ये साबित हुआ कि भारत के लोग किसी भी काम के लिए अयोग्य हैं। क्या हैं? अयोग्य हैं। ठीक है। तो मात्र यही है मेसोपोटामिया की घटना, और कुछ इसमें नहीं है। और अंतिम रूप से एक चीज़ और पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, मॉन्टेग्यू की घोषणा। मॉन्टेग्यू की घोषणा, ये घोषणा बना था 20 अगस्त 1917 को। इसमें भी घटनाएं हुई। सभी घटनाओं को ध्यान से पर्यवेक्षण के लिए 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की ये घोषणा की गई। इस कहा गया कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, जो कि होम रूल आंदोलन का मुख्य मांग था। इनका मांग भी था कि उत्तरदायी शासन। और लखनऊ अधिवेशन में भी सबकी मांग थी कि उत्तरदायी शासन होना चाहिए। तो क्योंकि इसके पहले लखनऊ अधिवेशन में भी तमाम घटना हुई थी, तो उसमें अब तक की सभी घटनाओं को ध्यान दिया गया। और ध्यान देने के बाद से 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा हुई कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। ये किस में कहा गया है? स्थापना नहीं होगी, बल्कि उत्तरदायी जो शासन की स्थापना होगी वो क्रमिक विकास से होगी, यानी कि धीरे धीरे विकास से होगा। गया कि जो भारत कैसा क्रमिक विकास, तो जो भारतीय जनता है इनके जो सहयोग और इनके विचार को लेकर के धीरे धीरे उत्तरदायी शासन तथा इसमें स्व शासन की स्थापना किया जाएगा। और इसमें भारत की जनता को भी धीरे धीरे अब शासन में क्या किया गया है? शामिल
शामिल किए जाने की घोषणा की गई, इसमें मांग की गई थी, तो ये मान लो, ठीक है। तो हम लोग आज मात्र इतने ही तक रहने देंगे कि होम रूल आंदोलन में क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग पृष्ठभूमि बढ़े कि होम रूल आंदोलन की स्थापना कैसे हुई थी, एनी बेसेंट के द्वारा, तिलक के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या था, आंदोलन का प्रारंभ और प्रगति कैसे धीरे धीरे हुई थी, इसका प्रसार कैसे हुआ था, आंदोलन में दमन और प्रभाव यानी कि किस तरीके से शासन ने, यानी कि ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन को दमन करके रोका था। तिलक को कहीं किसी क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया, एनी बेसेंट को नज़रबंद कर दिया, इस तरीके से धीरे धीरे आंदोलन क्या हुआ, ये थम गया, रुक गया, ठीक है। उसमें एक मेसोपोटामिया घटना हुई थी, अभी बताए हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में ये सब चीज़ें बाद में, इस सभी अब तक जितनी भी घटना हुई थी, अन्य सभी, इसके पीछे ऐसा नहीं कि यही घटना, इसके पहले भी जितनी भी घटना हुई थी, सारे घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मॉन्टेग्यू की घोषणा पत्र जारी किया गया। और घोषणा पत्र में सबसे मुख्य बात यह है कि स्वशासन और उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो घटनाएं होती थी, इस घटनाओं के पीछे कोई न कोई मांग होती थी जो धीरे धीरे उसको मिलता था, भारत की जनता को मिलता था। नहीं पूरा मिला, थोड़ा सा मिला, फिर आंदोलन हुआ, कुछ मिला, फिर आंदोलन हुआ कुछ, ऐसे तमाम आंदोलन भी होते जाएंगे जो हम लोग धीरे धीरे क्रमिक रूप से पढ़ेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।